हेलो स्टूडेंट्स। अब जो वो हम न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 4 तक डिस्कस किया था। आज जो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो क्या है, उसने बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इन अ मीडियम इज f। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। उसने कहा कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। सपोज एक चार्ज पॉइंट, ये एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा ये है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा गया है, d डिस्टेंस रखा गया है। और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी लग रही है, F। ठीक है, ये चीज उसने गिवन दी है। अब अगर कूलम्स लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R यहाँ पे क्या है, D, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, D स्क्वायर। ओके, ये आ गया पहली कंडीशन। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दीज बी केप्ट इन द सेम मीडियम so that force between them becomes F/3। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस हो so that कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या बन जाए, F/3 बन जाए। कितनी बन जाए, F/3। फोर्स जो है वो कितनी हो जाए, 1/3 हो जाए ओरिजिनल फोर्स के। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम इन चार्जेस को रखें। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट d1 जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। हमें पता नहीं है कितना है d1 निकालना है, बट हमने लेट कर लिया कि d1 डिस्टेंस के ऊपर अगर चार्जेस को रखेंगे तो कब, व्हेन फोर्स जो क्या होगी, F/3। जब फोर्स F/3 होगी तो डिस्टेंस कितना होगा, d1 होगा। हमने लेट कर लिया इसको। तो इसमें भी अगर कूलम्स लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, F, बट यहाँ पे F/3 आएगा फोर्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चार्जेस की वैल्यू तो सेम रहेगी, Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस का यहाँ पे क्या रखा है हमने, d1, तो यहाँ पे आ गया d1 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो अगर मैं इस 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q1 Q2 अपॉन d1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें, क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करते हैं, तो अगर दोनों को इक्वेट करें तो ये फोर्स कैंसिल, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों का कैंसिल, Q1 Q2 Q1 Q2। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बेटा यहाँ पे क्या बचा, 1/d स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 3 ये क्या बचा, d1 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर। तो हमें d1 की वैल्यू निकालनी है, तो d1 को एक तरफ ले आओ, ये आ जाएगा d1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3d स्क्वायर। तो d1 इज इक्वल टू, ये 2 इधर रूट हो जाएगा जाके √3, तो d के ऊपर रूट आएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, d। सो अगर हम, ये डिस्टेंस आ गया, तो अगर हम क्या करेंगे, √3d डिस्टेंस के ऊपर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, अगर √3d होगा तो जो दोनों के बीच में फोर्स होगी वो कितनी होगी, F/3 होगी। क्लियर है बेटा ये चीज। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। बेटा ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड at vertices of an
इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। आपको बेटा ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन की, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और उसकी साइड जो है वो कितनी है, स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए जो है वो इनकी साइड्स हैं, ओके। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली सारी साइड्स क्या होंगी, ए ए ए। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए। ए के ऊपर चार्ज, ये ए है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू। बी के ऊपर चार्ज क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। सी के ऊपर क्या है, प्लस क्यू। क्लियर है चीज। तो अब वो कह रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए, मतलब जो वर्टेक्स ए पे चार्ज प्लेस किया गया है क्यू, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द बीसी। ये बीसी है, ट्रायंगल की साइड बीसी कौन सी है, ये वाली। वो कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर, इस बीसी के परपेंडिकुलर इस चार्ज जो वर्टेक्स ए के ऊपर है, इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रही है। अगर लग रही है तो कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो चीज हमें बतानी है। तो अगर आपको ये चीज न्यूमेरिकल समझ आ गया है तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा एक चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों जो है वो क्या अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये वाला चार्ज जो है वो इस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ। इस चार्ज की जो ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। उसके बाद एक चार्ज यहाँ पे है सी के ऊपर, तो सी वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और जो ए के ऊपर है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बेटा बात समझ आई। तो दूसरी फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, ओके। अब हमारे पास जो वो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स कहाँ पे आएगी, अब इक्विलिब्रियम फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इस तरीके से। ये तो आप जानते हो, ठीक है। इन दोनों की जो इक्विलिब्रियम फोर्स है वो कैसे आएगी, इस तरीके से, ओके। तो अब अगर आप देखोगे जो उसने पूछा हुआ है बीसी के परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। इस तरफ कोई भी फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऑब्वियस अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके के न्यूमेरिकल जो वो आपको नीट में या एम्स का अगर पेपर लोगे तो उन कैंडिडेट्स को पूछा जाता है, या फिर एएफएमसी में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जेई वालों को ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, जेई को इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के ऊपर। तो ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। तो बेटा न्यूमेरिकल जो 7 है आपका, इसको जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास जो वो इंपॉर्टेंट है। उसने कहा एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर रेडियस r, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है बेटा, इसने क्या बताया, उसने कहा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जैसे सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो बेटा हाइड्रोजन एटम है तो इसका एलिमेंट्री चार्ज मतलब इसका प्रोटॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका प्लस चार्ज और ई एलिमेंट्री जो है वो, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं और सिंगल जो है वो प्रोटॉन होगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी चार्ज की, प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, माइनस ई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रेडियस जो ऑर्बिट का वो कितना है, आर। ये जो रेडियस है ऑर्बिट का वो कितना है, स्मॉल आर। अगर तब कूलम्स फोर्स F बिटवीन द टू इज, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कूलम्स फोर्स निकालनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है आपका। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, फोर्स निकालनी है आपने, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। बेटा यही होता है वेक्टर फॉर्म में। अगर हम कूलम्स लॉ को लिखें तो ये इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इजी आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू K, Q1 क्या है, चार्ज किसका लेना, हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स निकालनी है ना,
ठीक है। तो इसका क्या है प्लस ई और इसका क्या है माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस ये बाहर आ जाएगा ना के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया। तो चलिए इसके रिजल्ट को मैच करते हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले हमारे पास माइनस में आया तो हम माइनस वाली टर्म देखेंगे। तो माइनस वाली टर्म ये है हमारे पास, ये क्या है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो मतलब ये हमारे पास आंसर मैच नहीं कर रहा है। हमारा आंसर क्या आया, ये आया है। तो अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं नन ऑफ दीज का ऑप्शन आया तो उसको टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा इसको हम थोड़ा फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं और वो सॉल्व करके आपको देखना है। जैसे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको और फर्दर, ध्यान से देखना जरा। जैसे एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटा आर कैप की प्लेस के ऊपर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आपको पता है आर वेक्टर इज इक्वल टू मतलब वेक्टर जो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ऐसे होता है ना। तो अगर आर कैप को मैं ऐसे लिख दूं आर वेक्टर अपॉन आर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं इसकी आर कैप की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करता हूँ आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स क्या बन जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब आर वेक्टर। तो ये जो ऑप्शन है माइनस के ई स्क्वायर आर क्यूब आर वेक्टर, तो ये आ गया ऑप्शन हमारे पास। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या होगा, ये होगा। तो इसीलिए कभी भी यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ जाना। मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन को निकालते हैं, फिर नन ऑफ दीज को जो है वो क्या कर जाते हैं टिक करके आ जाते हैं। एक्चुअल में इसको हम आगे फिर इसकी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है अगर इसको इस तरीके से लिखें आर कैप को तो हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन को निकालना है उसको बड़े ध्यान से जो है वो सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब हमारे पास 8th न्यूमेरिकल है। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है ये आपका इस टॉपिक का। तो ये न्यूमेरिकल आपके साथ मैं इसीलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये आपका जेईई मेंस में 2019 में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया कि चलिए आपके साथ ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ सो दैट आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कूलम्स लॉ में से किस तरीके के क्वेश्चन जो वो जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 2019 में आपको आया हुआ है जेईई मेंस में। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। उसने कहा अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, ये दो चार्जेस हैं। ठीक है, उसका अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, इन दोनों के सेंटर में ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इनके सेंटर में जो है वो हमने क्या किया एक स्मॉल चार्ज q जो है उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो अगर क्या ले हम स्मॉल r ले तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2 और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2। क्लियर है ये चीज? ओके, तो आगे क्या लिखा है द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ q इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि तीनों चार्जेस जो है तीनों चार्जेस मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, कि q की वैल्यू कितनी होगी सो दैट कि सिस्टम किस में हो इक्विलिब्रियम में हो। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि किसी एक चार्ज के ऊपर, जैसे सपोज ये q चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज भी क्या करेगा फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा फोर्स लगाएगा। तो वो कहता है कि इन दोनों चार्जेस की जो फोर्स है उसका सम जो है वो क्या होना चाहिए, अगर जीरो हो तो सिस्टम जो है वो किस में होता है इक्विलिब्रियम में होता है। तो हमने क्या करना है इन दोनों की फोर्सेस को, जैसे q की फोर्स q स्मॉल q जो है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है और ये कैपिटल Q इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, अगर दोनों का सम इक्वल टू क्या होगा जीरो होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में होना है। तो चलिए इसके लिए हमारे पास जो है वो कंडीशन किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको ध्यान से देखना जरा। दैट इज
इसको सिंपल तरीके से आपने निकालना है। जैसे Q अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो कैसे होगा, फोर्स को कैसे लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q, क्योंकि एक चार्ज Q है और दूसरा क्या है, स्मॉल q है, अपॉन डिस्टेंस कितना है, r अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये भी सॉरी ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये भी q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर होगा तो आपके पास जो है ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब हमें q की वैल्यू को निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, जैसे अगर आप देख रहे हो q कैपिटल Q वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और कैपिटल Q अगर हम कॉमन आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अगर आर स्क्वायर इधर देखना जरा, यहाँ पे आर स्क्वायर और ये जो है ये 2 का स्क्वायर होगा 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ स्मॉल q अपॉन ये जो 4 ऊपर आया होगा वो भी बच जाएगा यहाँ पे। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये 4 कहाँ से आया बेटा, ये r अपॉन 2 है, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ पे 4 आएगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 4q प्लस ये आपका एक q इसमें से कॉमन चला गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल Q बचेगा, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म अगर इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपके पास सिर्फ ये बचेगा, क्या आया 4q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 4q इज इक्वल टू माइनस q, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, सो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर q की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल Q अपॉन 4 माइनस का, अगर माइनस कैपिटल Q अपॉन 4 अगर स्मॉल q की वैल्यू होगी तो आपके पास ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है ये चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। बेटा इसमें हमने जो आपको एकेडमिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं वो भी डिस्कस किए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं वो भी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो आप रेफरेंस बुक से और भी न्यूमेरिकल्स जो है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, थैंक यू।